मुंबई के तीन दोस्त विवेक, अमन और सुनील, जो खुद को अज्ञात अन्वेषक कहते हैं, असामान्य घटनाओं और भूतिया जगहों की जांच करने के शौकीन थे। उन्होंने कई रहस्यमयी जगहों पर जाकर अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया था, लेकिन इस बार उनके सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसे सुनते ही उनकी रूह कांप उठी। एक दिन उनके पास एक फोन आया। एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज ने उन्हें एक पुराने और बदनाम घर के बारे में बताया जो पुणे के जंगलों के बीच बसा था। कहते हैं उस घर में जिसने भी कदम रखा वह लौटकर कभी बाहर नहीं आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी और दामाद वहां ठहरे थे, पर वह दोनों गायब हो गए। पुलिस और गांव वालों ने उस घर में जाने की कई कोशिशें की, लेकिन कोई भी उस घर में लंबे समय तक नहीं ठहर सका। विवेक, अमन और सुनील ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 30 दिनों तक उस घर में रहने का निश्चय किया, ताकि वह इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकें। सुबह तीनों दोस्त सुबह सुबह पुणे पहुंचते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं जिसने उन्हें बुलाया था। वह उन्हें उस घर के बारे में और जानकारी देता है। उसकी बातें सुनकर उनके मन में थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन उनके भीतर का जिज्ञासु हिस्सा उन्हें वहां जाने से रोक नहीं सकता। दोपहर वे अपनी गाड़ी से जंगल के भीतर उस घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है और हरियाली में छिपा हुआ वह रास्ता किसी डरावने सपने जैसा प्रतीत होता है। थोड़ी ही देर में वे घर के पास पहुंच जाते हैं। सामने एक विशाल, पुरानी और खौफनाक हवेली खड़ी थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर पेड़ पौधों ने कब्जा कर रखा था। ऐसा लग रहा था मानो यह हवेली सदियों से सुनसान पड़ी हो। शाम जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक ठंडा झोंका महसूस होता है। घर के अंदर बेजान सन्नाटा पसरा था, जिसमें केवल तीनों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। विवेक ने अपना कैमरा निकाला और घर के हर कोने की तस्वीरें लेने लगा। अमन ने चारों ओर टॉर्च की रोशनी घुमाई ताकि घर की स्थिति का सही अंदाजा लगा सके। पहली रात थी और वे सभी एक बड़े से कमरे में अपने बिस्तर लगाते हैं। रात के खाने के बाद वे सभी अपने उपकरणों की जांच करते हैं और रात के लिए कुछ तैयारी करते हैं। सोने से पहले विवेक ने सुझाव दिया कि वे हर रात बारी बारी से जागकर रखवाली करेंगे। रात का पहला पहर शांत गुजरा, लेकिन गहराती रात के साथ घर के भीतर सरसराहटों की हल्की आवाजें आने लगीं, पर कोई भी इस पर खास ध्यान नहीं देता। तीनों में से किसी ने रात के पहले दिन में कोई विशेष असामान्य घटना नहीं देखी, लेकिन घर का माहौल उन्हें लगातार बेचैन बनाए हुए था। सुबह तीनों दोस्तों ने रात को ठीक से सो तो लिया था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह की पहली रोशनी में वे घर के चारों ओर घूमते हैं और बाहर के माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। घर के आसपास घने पेड़ और कंटीले झाड़ियां थीं, मानो वो घर की रखवाली कर रही हों। दोपहर के समय वे घर के कुछ और कमरे खंगालने का निर्णय करते हैं। अमन को पहली मंजिल पर एक बड़ा सा आईना दिखाई देता है। वह इसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे अपना चेहरा थोड़ा अजीब और विकृत दिखाई देता है। विवेक और सुनील भी उस कमरे में आते हैं और जब वे आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो उन्हें भी वही भयावह मुस्कान नजर आती है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शाम जैसे ही शाम ढलती है, घर का अंधेरा बढ़ता है और उनके भीतर एक अजीब डर घर कर जाता है। तीनों ने अपने बिस्तर बिछाए और रात के खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बनाया। खाने के बाद वे उस दिन के अनुभवों पर चर्चा करते हैं, लेकिन विवेक इस दौरान घर में किसी के होने का एहसास करता है। उसने अपने डर को जाहिर नहीं किया
और तय किया कि रात को पहरा देगा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और घर के बाहर पेड़ों के बीच से हल्की हल्की आवाजें तीनों के कानों में गूंजने लगीं। विवेक ने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ जंगल के जानवरों की आवाजें हैं, लेकिन एक डर ने उसकी सोच पर कब्जा कर लिया था। थोड़ी देर बाद अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे के भीतर से गुजरा, जैसे किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। अमन ने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। कमरे के बाहर की अंधेरी गलियारे में एक परछाई मानो सरकती हुई दिखी। तुमने ये देखा? अमन ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। विवेक और सुनील ने सिर हिलाया, लेकिन कोई भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजे को पकड़ा, एक भयानक ठंड उनके हाथों को चीरती हुई महसूस हुई। विवेक ने झटके से दरवाजे को छोड़ा और तीनों ने उसे बंद ही रहने दिया। जैसे ही वे फिर से बिस्तर पर वापस आए, अचानक घर के अंदर एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वह आवाज घर के भीतर के किसी कोने से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों के पास आकर कुछ फुसफुसाया हो। अमन ने धीरे से कहा, क्या यह सब हमारी कल्पना है या यहाँ सच में कुछ है? इस पर विवेक ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तीनों एक दूसरे के करीब आ गए और उस रात जागते हुए बिताने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, उनके भीतर डर बढ़ता जा रहा था। अचानक एक तेज आवाज के साथ कमरे की बत्ती बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। उनके मोबाइल की रोशनी भी काम नहीं कर रही थी। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। यह पहली रात थी जब उन्हें इस घर के रहस्यमय और भयानक माहौल का असली एहसास हुआ। सुबह, तीसरी रात की सुबह, तीनों दोस्तों ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली। चेहरे पर एक अनकहा डर साफ दिख रहा था। उन्होंने उस रात जो कुछ भी महसूस किया, उसकी असलियत पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वह सभी मान चुके थे कि यह घर सामान्य नहीं है। अमन ने तय किया कि वे आसपास के गांव के लोगों से इस घर के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन बाहर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि पेड़ पौधे और झाड़ियां उनके चारों ओर इतनी घनी हो चुकी थीं कि बाहर निकलने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। दोपहर के समय तीनों ने सोचा कि उन्हें घर के बाकी कमरों में जाकर कुछ और सुराग ढूंढने चाहिए। वे एक पुराने बंद कमरे में गए, जिसका दरवाजा पूरी तरह से बंद था। विवेक ने जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। विवेक ने हिम्मत करके अलमारी में झांका तो अंदर एक पुराना सड़ागला कपड़ा और एक फटा हुआ पुराना फोटो एल्बम पड़ा हुआ था। एल्बम में तस्वीरें बुरी तरह से फटी हुई थीं और उनमें से कुछ पर खून के धब्बे थे। उनमें से एक तस्वीर में उन्हें अपनी ही परछाई दिखाई दी, जो विकृत और भयानक थी। शाम होते होते तीनों का डर बढ़ता जा रहा था। बाहर का अंधेरा जैसे जैसे घना हो रहा था, घर के अंदर की हलचल भी तेज होती जा रही थी। विवेक ने महसूस किया कि घर के भीतर किसी का साया सरकता हुआ चल रहा है। अचानक घर की खिड़की के बाहर किसी के चुपचाप खड़े होने का एहसास हुआ। जब अमन ने खिड़की की ओर देखा तो उसे बाहर एक भूतिया चेहरा दिखाई दिया जो उसे घूर रहा था। वह डर से चिल्ला उठा, लेकिन जैसे ही वह चेहरा गायब हो गया, अमन खुद को समझ नहीं पाया कि यह सच था या कोई भ्रम। रात होते ही तीनों ने एक कमरे में बंद होकर एक दूसरे के पास रहने का फैसला किया। जैसे ही वे बैठे, कमरे के कोनों से धीरे धीरे खटखटाने की आवाजें आने लगीं। एक पल को लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है, उनकी हर हरकत को देख रहा है।
तभी अचानक सुनील ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा है। वह डर के मारे उछल पड़ा और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी चीख से अमन और विवेक भी डर गए। यह घर हमें पागल कर देगा, सुनील बुरी तरह कांपते हुए बोला। जैसे ही आधी रात हुई, घर के अंदर की हलचल और आवाजें बढ़ने लगी। तीनों ने महसूस किया कि वे इस घर में फंस चुके हैं, जहां से बाहर निकलना अब लगभग नामुमकिन था। सुबह रात के भयानक अनुभव के बाद सुबह होने पर भी तीनों को किसी राहत का अनुभव नहीं हुआ। वे जानते थे कि उन्हें अब इस घर में रहना खतरनाक है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था। अमन ने सुझाव दिया कि वे इस घर के आसपास कोई दूसरा रास्ता खोजें, लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि चारों ओर का जंगल और भी घना हो चुका है, मानो उन्हें किसी जाल में फंसा दिया गया हो। तीनों ने तय किया कि उन्हें किसी भी हाल में एक सुराग ढूंढना होगा ताकि इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन इस घर के भीतर छिपे भयानक रहस्यों ने उन्हें जकड़ रखा था। चौथा दिन, खतरे का बढ़ता एहसास। सुबह रात की भयानक घटनाओं ने तीनों दोस्तों की हिम्मत को बुरी तरह से हिला दिया था। सुबह होने के बावजूद घर में एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी और सूरज की किरणें भी जैसे इस घर में घुसने से डर रही थीं। सुनील ने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। विवेक ने सुनील की बात मानी और तय किया कि आज वे घर के हर कमरे की तलाशी लेंगे और इस घर के अतीत के बारे में कुछ न कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। दोपहर होते होते तीनों ने घर के कई कमरों की जांच शुरू कर दी थी। इसी दौरान अमन को घर के पिछले हिस्से में एक सीढ़ी दिखाई दी जो तहखाने की ओर जाती थी। वह सीढ़ी पुरानी और धूल से भरी हुई थी, मानो उसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो। यहाँ हमें कुछ मिल सकता है, अमन ने विवेक और सुनील से कहा। तीनों ने हिम्मत करके उस सीढ़ी से नीचे जाने का फैसला किया। तहखाने में घुप अंधेरा था और जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, एक बासी बदबू ने उन्हें घेर लिया। तहखाने में जगह जगह पुरानी लकड़ियों और टूटी हुई फर्नीचर की चीजें पड़ी थीं। अचानक विवेक को फर्श पर किसी पुराने दस्तावेजों का ढेर दिखाई दिया। वह दस्तावेज किसी पुरानी किताब के पन्ने थे, जिनमें अजीबोगरीब चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। एक पन्ने पर उस घर के निवासियों की तस्वीर थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ दिखाई दे रहा था। अमन ने पन्नों को पलटते हुए महसूस किया कि इनमें कोई छिपा हुआ संदेश है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस संदेश का मतलब क्या है। शाम होते होते तहखाने की खोजबीन करते हुए तीनों को ऐसा महसूस होने लगा कि वहां कोई और भी मौजूद है। विवेक ने महसूस किया कि जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए था। उसने जल्दी से दस्तावेजों का ढेर उठाया और तीनों ने वहां से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे सीढ़ी से वापस ऊपर आने लगे, उन्हें पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तीनों ने पलट कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और उन्होंने तेजी से तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। रात होते ही घर के भीतर का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक कमरे के कोनों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। तीनों ने अपनी अपनी टॉर्चें जलाकर आसपास देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक भयानक चीख उनके कानों में गूंज उठी। आवाज इतनी तीखी और डरावनी थी कि तीनों ने अपने कान बंद कर लिए। चीख बंद होने के बाद उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने हिम्मत करके उस परछाई की ओर टॉर्च की रोशनी डाली,
लेकिन वह परछाई गायब हो गई। सुनील ने घबराते हुए कहा, यहाँ सच में कुछ बहुत भयानक है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन विवेक ने सुनील को शांत रहने के लिए कहा और समझाया कि वे इस भूतिया घर के रहस्य का पर्दाफाश करके ही वापस लौटेंगे। रात गहराती जा रही थी और तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे घर के हर कोने से कोई उन्हें घूर रहा हो। 5वां दिन, खून के निशान। सुबह 5वें दिन की सुबह तीनों दोस्तों ने रात की घटनाओं के बाद खुद को संभालने की कोशिश की। अमन ने ध्यान दिया कि घर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे हैं। ये निशान ताजे थे और ऐसे लग रहे थे मानो किसी की उंगलियों के निशान हो। ये निशान कहाँ से आए? विवेक ने चिंता से पूछा। अमन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये घर हमें हर दिन और भी गहरे डर में धकेल रहा है। तीनों ने मिलकर उन निशानों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन जितना वे उसे मिटाने की कोशिश करते, वो निशान और गहरे होते चले जाते। दोपहर के समय तीनों ने सोचा कि वे उस तहखाने में मिले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ेंगे। उन्होंने उन पन्नों को फिर से देखा और पाया कि उनमें कई पुराने मंत्र और तांत्रिक अनुष्ठानों की तस्वीरें थीं। कुछ पन्नों में लिखा था कि इस घर में एक आत्मा कैद है जो सालों से किसी का इंतजार कर रही है ताकि वह उसके माध्यम से इस घर से बाहर निकल सके। विवेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद ये आत्मा हमें यहाँ कैद करना चाहती है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। शाम होते ही घर का माहौल और भी भारी हो गया। जैसे ही उन्होंने घर के भीतर कदम रखा, उन्हें लगा जैसे दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। अमन ने महसूस किया कि हर कमरे के दरवाजे उनके पीछे अपने आप बंद हो रहे हैं। सुनील ने अचानक देखा कि एक पुराना झूमर जो छत से लटका हुआ था, वह अपने आप हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जोर जोर से झुला रही हो। झूमर का हिलना और तेज हो गया और अचानक वह उनके सिर के ऊपर आकर गिर गया। तीनों ने झटके से अपनी जान बचाई और एक किनारे पर भागे। रात होते ही घर में भयानक सन्नाटा छा गया। तीनों ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। घर की खिड़कियों के बाहर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, जो अचानक गायब हो जाती और फिर से प्रकट होती। रात के आधे पहर के बाद तीनों को एक अजीबोगरीब गंध महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने उस गंध का स्रोत जानने के लिए इधर उधर देखा, उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर किसी अदृश्य ताकत ने एक घेरा बना लिया हो। अचानक घर के किसी कोने से बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगीं। उनकी नजर उस ओर जाते ही उन्होंने देखा कि एक परछाई दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी, और जब उन्होंने उसकी ओर चलने का साहस किया तो वह परछाई गायब हो गई। रात को तीनों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और एक दूसरे के करीब बैठ गए। इस भयानक घर में कैद होकर 30 दिन बिताने का ख्याल अब उन्हें मौत का फरमान लगने लगा था। 6ठा दिन, आत्माओं का हमला। सुबह होने के बाद भी तीनों के मन में डर बना हुआ था। वे अब समझ चुके थे कि यह घर किसी साधारण जगह से कहीं अधिक खतरनाक है। दोपहर, वे इस डरावनी हवेली में फंसे रहकर हर दिन नए नए डरावने अनुभवों का सामना कर रहे थे। अब उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो वे इस घर के रहस्यों का पर्दाफाश करें या फिर इसी घर में कैद होकर हमेशा के लिए खो जाएं। अभी 24 दिन और बाकी थे और हर दिन का खौफ पहले से भी ज्यादा भयानक होने वाला था। 7वां दिन, आत्मा का सामना। सुबह, रात की भयानक घटनाओं के बाद तीनों दोस्तों की नींद सुबह देर से खुली। चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन हर दिन का अनुभव उन्हें और अधिक खौफनाक लग रहा था। अमन ने घबराते हुए कहा,
हमें इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। ये जगह हर रोज हमारे साथ खेल खेल रही है। विवेक ने सहमति जताई, लेकिन सुनील ने कुछ अजीब महसूस किया। वह खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ और जंगल उन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। यह एहसास इतना गहरा था कि उसने तुरंत खिड़की से हटने का फैसला किया। दोपहर को तीनों ने फैसला किया कि वे फिर से घर की जांच करेंगे। इस बार उनका इरादा था कि वे हर कमरे को अच्छे से देखेंगे ताकि किसी भी रहस्यमयी चीज का पता चल सके। जैसे ही वे एक अंधेरे कमरे में गए, कमरे का दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। तीनों डर के मारे जकड़ गए। दरवाजा बंद होने के साथ ही कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर बढ़ रही है। अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उन्होंने अपने चारों ओर हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनी। ये आवाजें बहुत अस्पष्ट थीं, मानो किसी और दुनिया से आ रही हों। फिर अचानक किसी ने जोर से अमन का हाथ पकड़ लिया। वह चीख उठा और पीछे हट गया, लेकिन उसके हाथ पर किसी के ठंडे हाथ का निशान रह गया था। शाम। तीनों बुरी तरह से डर चुके थे। अमन के हाथ का निशान भी साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा हो। विवेक ने इस निशान को देखा और कहा, ये निशान, ये इंसान के हाथों के नहीं लगते। ये बहुत लंबे और नुकीले हैं। ये किसके हो सकते हैं? उनका डर और बढ़ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। अब तक वे जितने दिन इस घर में रहे, हर दिन का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उन्होंने इस घर के रहस्यमय इतिहास का पता लगाने का फैसला किया, ताकि शायद कुछ ऐसा मिल सके जो उनकी मदद कर सके। रात होते ही घर के अंदर का माहौल और भी भारी हो गया। तीनों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और एक दूसरे के पास बैठ गए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, एक भयानक सन्नाटा उनके चारों ओर छा गया। अचानक कमरे के कोनों से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी पहले हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी चमक तेज होती गई। विवेक ने डरते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? अचानक उस रोशनी में से एक छाया प्रकट हुई। यह छाया किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसके लंबे खून से सने नाखून थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वह छाया तीनों की ओर बढ़ने लगी और कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। अमन ने बुदबुदाते हुए कहा, हम इससे कैसे बचेंगे? वह छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। विवेक ने हिम्मत जुटाई और एक मंत्र पढ़ने की कोशिश की जो उसने पहले कहीं सुना था। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, वह छाया और भयानक रूप में बदल गई। उसकी आवाज में एक डरावनी चीख गूंजने लगी और उसने तीनों की ओर इशारा किया। तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, वह चीखते हुए बोली। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि तीनों को ऐसा लगा जैसे उनके कानों से खून बहने लगे। वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसने तीनों के दिलों में एक गहरी दहशत छोड़ दी। 8वां दिन, भय का बढ़ता प्रभाव। सुबह। रात की घटना के बाद तीनों ने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि इस घर में हर दिन उनकी मानसिकता पर बुरा असर डाल रहा है। तीनों ने फिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर का वातावरण और भी घना और भयानक हो गया था। दोपहर में तीनों ने घर के बाहर की जांच करने का सोचा। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल की हर चीज उन्हें घूर रही है। आसपास के पेड़, पत्तियां
हर चीज में एक भयावहता का आभास था। फिर अचानक अमन को एक पुरानी और टूटी फूटी कुर्सी दिखी जो घर के पास पड़ी थी। जब उसने उस कुर्सी की ओर देखा तो उसे कुर्सी पर किसी का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखें गहरी और काली थीं। शाम होते ही तीनों ने फैसला किया कि वे वापस अंदर जाएंगे और कोई उपाय ढूंढेंगे। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पूरे घर में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चारों ओर से उन पर हंस रहा हो। अचानक सुनील के सामने एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर एक अंधेरा था और उस अंधेरे में उन्हें किसी की परछाई दिखाई दी। जैसे ही तीनों ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और अब वे उस अंधेरे कमरे में फंस चुके थे। 9वां दिन अंधेरे में कैद। सुबह अंधेरे कमरे में फंसे हुए तीनों ने रात भर जागते हुए बिताया। कमरे के भीतर इतनी गहरी ठंड थी कि उनकी सांसें तक जम रही थीं। वे एक दूसरे के पास सटकर बैठे रहे, लेकिन नींद की एक झपकी भी नहीं आई। उनके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई उनके बहुत करीब से फुसफुसा रहा हो। जब सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। तीनों तेजी से कमरे से बाहर निकले और राहत की सांस ली, लेकिन वे अब इस घर से बाहर निकलने के लिए बेहद बेचैन हो चुके थे। दोपहर होते होते तीनों ने दोबारा घर का चक्कर लगाना शुरू किया, इस बार किसी भी सुराग को ढूंढने के लिए जिससे वे बाहर निकल सकें। हर कमरे में उन्हें किसी न किसी अजीब चीज का सामना करना पड़ा। कभी पुरानी तस्वीरों में चेहरों का बदलना, कभी किसी बंद कमरे में धीमी धीमी हंसी की आवाज। वे इतने डरे हुए थे कि उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। अमन ने कहा, हमें यह घर छोड़ना होगा। हमें इस जगह पर और नहीं रुकना चाहिए। लेकिन दरवाजों और खिड़कियों पर ताले जड़े थे जो पहले नहीं थे। शाम तक तीनों ने हर मुमकिन जगह देख ली थी, लेकिन घर के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। विवेक ने कहा, शायद इस घर में कुछ छिपा हुआ रहस्य है जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस रहस्य का हल ढूंढना होगा। तभी एक कमरे की दीवार पर उन्हें किसी ने उंगलियों से खून से लिखे कुछ शब्द दिखाई दिए, तुम्हारी मौत निकट है। यह देखकर तीनों के होश उड़ गए। उन्होंने वहां से भागना चाहा, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, पूरे घर में अचानक बिजली सी चमकने लगी और एक अजीब सी गंध पूरे घर में फैल गई। उन्हें अब यह यकीन हो चुका था कि यहाँ कोई अदृश्य ताकत है जो उन्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। रात के वक्त वे घर के एक बड़े कमरे में गए और एक दूसरे के पास बैठकर आराम करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने सभी रोशनी जलाकर कमरे को थोड़ा सुरक्षित बनाने की कोशिश की। अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। तीनों ने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी कमरे के बीचों बीच एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसमें एक महिला का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। वह उनकी ओर बढ़ने लगी और उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह चीखते हुए बोली। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों के दिल दहल गए। सुनील ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आए थे, हमें जाने दो। लेकिन महिला ने जवाब दिया, यह जगह अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इतना कहकर वह आकृति गायब हो गई, लेकिन उसकी भयानक हंसी की गूंज पूरे घर में सुनाई देती रही। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में डर और निराशा थी।
अब तक का यह सबसे खौफनाक सामना था और उन्हें लगा कि शायद वे अब इस घर में कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। 10वां दिन, बचने की आखिरी कोशिश। सुबह भोर की हल्की रोशनी से तीनों ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उनके दिल में अब डर और निराशा बढ़ती जा रही थी। वे इस डरावनी हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। विवेक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। दोपहर होते ही वे एक साथ घर के हर दरवाजे और खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके हर प्रयास में उन्हें असफलता ही मिली। तभी उन्होंने देखा कि दीवारों पर उभरे खून के निशान और अधिक गहरे हो रहे हैं और अब दीवारों से खून टपकने लगा है। यह देखकर तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वह अपने आप बंद हो गया। शाम को उन्होंने एक कमरे में बंद होकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन पूरे घर में चीख पुकार और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रात को तीनों ने कमरे के कोनों में एक अजीब सा हलचल महसूस किया। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। अगले दिन के लिए वे अब मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। 11वां दिन, हिम्मत का इम्तिहान। सुबह रात की भयानक घटनाओं के बाद तीनों दोस्तों ने सुबह राहत की सांस ली, लेकिन इस सुबह भी कोई आम सुबह जैसी नहीं थी। घर के हर कोने से एक अजीब सी ठंडक और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। अमन ने धीरे से कहा, हम में से कोई इस घर में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, हमें कुछ करना होगा। विवेक ने अमन को दिलासा दिया, लेकिन खुद भी अंदर से टूट चुका था। सुनील ने अचानक प्रस्ताव दिया कि वे घर के तहखाने की ओर जाएं। यह तहखाना अब तक अनदेखा था और शायद वहीं उन्हें बाहर निकलने का कोई सुराग मिल सकता था। दोपहर, तीनों तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था और हल्के हल्के हिल रहा था। अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब तरह से बंद था, मानो अंदर से किसी ने उसे पकड़ा हुआ हो। विवेक ने दरवाजा धक्का दिया और अचानक वह खुल गया। तीनों ने गहरी सांस ली और अंदर की ओर बढ़े। तहखाना एक लंबा और अंधेरा गलियारा था। दोनों ओर पत्थर की दीवारें थीं, जिन पर अजीबोगरीब चित्र और संकेत बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें वहां एक अजीब गंध महसूस हुई, जैसे कोई चीज सड़ चुकी हो। यह तहखाना बहुत पुराना था और इसके चारों ओर सड़ी गई चीजों के अवशेष बिखरे हुए थे। जैसे जैसे शाम होने लगी, तहखाने में अंधेरा और गहराने लगा। तीनों ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर आगे की राह देखी। तहखाने की दीवार पर किसी की खून से लिखी उंगलियों के निशान दिखाई दिए। निशान की दिशा में बढ़ते हुए वे एक छोटे कमरे के सामने पहुंचे, जिसमें एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी। अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ था और उसके भीतर एक काले रंग की डायरी पड़ी थी। सुनील ने डरते हुए उस डायरी को उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। पन्नों पर अजीब तरह के निशान और शब्द लिखे हुए थे, मानो किसी ने हड़बड़ाहट में इसे लिखा हो। एक पन्ने पर लिखा था, यहाँ एक आत्मा फंसी हुई है। जिसने भी उसे आजाद करने की कोशिश की, वह खुद फंस गया। इसे पढ़कर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अब समझ आ रहा था कि इस घर में फंसे रहने का कारण क्या हो सकता है। रात तक वे तहखाने से बाहर आ गए, लेकिन अब उनका सामना एक और डरावनी घटना से हुआ। तहखाने से ऊपर आते ही घर की हर खिड़की और दरवाजा अपने आप बंद होने लगे। पूरे घर में भयानक चीखें गूंजने लगीं, मानो सैकड़ों लोग एक साथ दर्द में चीख रहे हों। फिर अचानक एक भारी साया उनके सामने प्रकट हुआ।
वह एक लंबी विकृत आकृति थी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह उनके करीब आने लगी और तीनों ने अपने अपने कोनों में छुपने की कोशिश की, लेकिन वह साया पूरे कमरे में फैल गई, मानो वह हर जगह मौजूद हो। अमन ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? हमें यहाँ से जाने दो। साया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकलने लगी। तभी एक ठंडी और कड़क आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। ये घर अब तुम्हारा बरगाह है। आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों के कानों से खून बहने लगा। वे चीखते हुए एक दूसरे के पास सट गए, लेकिन कोई भी उस साये के प्रकोप से बच नहीं पा रहा था। 12वां दिन उम्मीद का आखिरी दिया। सुबह। रात भर के खौफनाक मंजर के बाद तीनों किसी तरह सुबह का उजाला देख पाए। अब वे समझ गए थे कि इस घर में कोई बुरी आत्मा है जो उन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती। सुबह के समय अमन ने कहा, हमें उस डायरी में कुछ और सुराग देखने होंगे। शायद उसमें कुछ ऐसा हो जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकें। दोपहर में वे सभी उस डायरी के पन्ने पलटने लगे। उन्होंने एक पन्ने पर लिखा देखा, अगर यहाँ से बचना है तो उस आत्मा को मुक्त करो, लेकिन साथ ही चेतावनी भी थी कि उसे मुक्त करना बेहद खतरनाक हो सकता है और ऐसा करने से वे खुद भी उस आत्मा के कब्जे में आ सकते हैं। तीनों ने विचार किया कि क्या यह जोखिम उठाना सही होगा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शाम होते होते तीनों ने एक योजना बनाई। उन्होंने उस आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करने का निर्णय लिया, क्योंकि अब उनकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उन्होंने दीपक जलाए और घर के चारों ओर दिए रखे ताकि बुरी शक्तियों से उनकी थोड़ी रक्षा हो सके। फिर उन्होंने डायरी के निर्देशानुसार एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो आत्मा को मुक्त करने के लिए था। रात गहराते ही मंत्र का प्रभाव पूरे घर में महसूस होने लगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सभी दिए बुझ गए। पूरे घर में अंधेरा छा गया और हर कोने से चीखें आने लगीं। एक भयानक आवाज में वह आत्मा गुस्से में चीख रही थी, तुम्हें मुझे मुक्त करने की सजा मिलेगी। तभी वे तीनों हवा में उठने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था और हर दीवार से खून टपकने लगा। यह उनके लिए आखिरी चेतावनी थी। 13वां दिन मौत का खेल। सुबह। डरावनी रात के बाद तीनों दोस्तों की हालत दयनीय थी। उनकी आंखों में नींद और थकान का असर साफ दिख रहा था, लेकिन उनके चेहरों पर डर और अवसाद भी गहरा हो चुका था। अमन, विवेक और सुनील ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें समझ आ गया कि इस घर में बचे रहना अब लगभग नामुमकिन था। सुबह होते ही वे तीनों उस डायरी के पास पहुंचे, मानो उसमें छुपा हुआ कोई रास्ता मिल सके जो उन्हें यहाँ से निकलने में मदद करे। लेकिन डायरी के पन्ने अब खाली हो चुके थे, मानो किसी ने हर शब्द को मिटा दिया हो। विवेक ने हताश होकर डायरी को जमीन पर फेंक दिया और बोला, अब क्या करेंगे हम? ये घर हमें मार ही डालेगा। दोपहर होते होते तीनों ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और एक बार फिर से तहखाने में जाने का निर्णय लिया। उन्हें लग रहा था कि इस भयानक जगह से बचने का एकमात्र रास्ता इसी तहखाने में छुपा हो सकता है। जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्हें तहखाने के एक कोने में एक टूटी फूटी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के चारों ओर सूखे फूल और चूड़ियां पड़ी हुई थीं, मानो किसी ने वहां पर पहले पूजा की हो। अमन ने मूर्ति को गौर से देखा और तभी मूर्ति की आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगीं। इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, मूर्ति से एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुम्हारी यहाँ आने की सजा अब पूरी होगी। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। अचानक तहखाने की दीवारों से खून टपकने लगा
और उनके चारों ओर की जमीन भी गीली और चिपचिपी महसूस होने लगी। विवेक और सुनील ने अमन का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने मिलकर दरवाजा धक्का दिया, मगर वह हिला भी नहीं। शाम। तीनों ने थक हार कर तहखाने के अंधेरे में बैठ गए। अचानक तहखाने के बीचों बीच एक नीली धुंध प्रकट हुई। उसमें धीरे धीरे एक विकृत चेहरा बनता गया। वह चेहरा भयावह था, मानो किसी ने उसे बुरी तरह जलाया हो। उस चेहरे की आंखें खाली और घृणा से भरी हुई थीं। तीनों को महसूस हुआ कि वह आत्मा अब उनसे बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। विवेक ने डरते हुए कहा, हमें छोड़ दो। हमसे क्या गलती हुई है? आत्मा ने जवाब दिया, तुमने मेरी शांति भंग की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। रात गहरी होती जा रही थी और आत्मा का आतंक बढ़ता जा रहा था। अब वह एक के बाद एक उन्हें सताने लगी। उसने पहले अमन को घेर लिया। अमन ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह आत्मा उसके करीब आई और धीरे धीरे उसकी गर्दन के चारों ओर अपना हाथ लपेटने लगी। अमन ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। विवेक और सुनील ने उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर उनके चारों ओर अदृश्य दीवार बन चुकी थी। अमन की आंखें लाल हो गईं और चेहरे पर डर की झलक साफ नजर आने लगी। आत्मा ने उसे छोड़ दिया, मगर अमन अब पूरी तरह से सदमे में था। वह बड़बड़ाने लगा, वो यहाँ है, वो हमें मार डालेगी, हम बच नहीं सकते। विवेक ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर अमन अब जैसे अपना होश खो बैठा था। वह बार बार उस आत्मा का नाम लेता जा रहा था और उसके चेहरे पर जमी हुई डरावनी मुस्कान ने स्थिति को और भी भयानक बना दिया। 14वां दिन, आखिरी चेतावनी। सुबह होते ही तीनों ने महसूस किया कि अब वे इस भयानक घर में ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। अमन अब पूरी तरह से अपनी सुध-बुध खो चुका था। विवेक और सुनील को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे शांत करें। अमन बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो आत्मा आएगी, हमें मार देगी, बचाओ, कोई हमें बचाओ। दोपहर। विवेक और सुनील ने अमन को संभालते हुए उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वह और ज्यादा परेशान न हो। फिर उन्होंने उस डायरी के बचे हुए पन्नों में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की। तभी उन्हें एक पन्ने पर एक और चेतावनी लिखी हुई दिखाई दी, जो इस घर में दाखिल होगा, उसे मेरी मृत्यु का कारण बनना पड़ेगा। तभी सुनील ने कहा, क्या हो अगर इस आत्मा की हत्या यहाँ किसी ने की हो और अब वह बदला लेना चाहती हो। शाम। तीनों ने एक बार फिर से आत्मा को शांत करने के लिए पूजा अर्चना करने का विचार किया, मगर इस बार जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, पूरे घर में काला धुआं फैलने लगा। घर की दीवारों पर डरावने चेहरे प्रकट होने लगे और खून के छींटे हर तरफ बिखरने लगे। अमन ने अब पूरी तरह से पागल होने की स्थिति में पहुंच गया था। रात होते होते आत्मा ने अपने पूरे बल के साथ तीनों को घेर लिया। उसने कमरे के चारों ओर काली छाया फैला दी और अब एक अजीब सी ठंडी हवा में उनकी सांसें घुटने लगीं। वे तीनों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए और आत्मा ने एक एक कर उन्हें सताना शुरू कर दिया। यह दिन और रात का सिलसिला अब उनके लिए मृत्यु की तरह ही था। 16वां दिन, आखिरी उम्मीद की तलाश। सुबह की हल्की रोशनी इस बार उम्मीद लेकर नहीं आई। तीनों की मानसिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। विवेक और सुनील दोनों ने अमन को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वह खुद को और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। सुनील ने विवेक से कहा, हमें कुछ करना ही होगा।
यहाँ से बाहर निकलने का कोई न कोई तरीका होगा। दोपहर। दोनों ने एक बार फिर किताब के पन्ने पलटे। अचानक एक पन्ने पर उन्होंने एक मंत्र देखा जिसे पढ़ने से आत्मा शांत हो सकती थी। मंत्र का उच्चारण करने के लिए एक विशेष समय का उल्लेख किया गया था, ठीक आधी रात। विवेक ने एक योजना बनाई कि वे आधी रात को इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। शाम होते ही दोनों ने कमरे में सभी दिए जला दिए और मंत्र का जाप करने की तैयारी की। उन्होंने अमन को कमरे के बाहर ही बंद रखा ताकि आत्मा उन्हें परेशान न कर सके। रात। ठीक आधी रात को दोनों ने मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, घर के हर कोने में डरावनी चीखें गूंजने लगीं। हर चीज हिलने लगी, मानो घर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। विवेक ने मंत्र को और जोर से पढ़ा, मगर तभी वह आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगे। अब तुम्हारी सजा तय हो चुकी है। आत्मा ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और एक भयानक चेहरा बन गया। उसका चेहरा पिघलने लगा, मगर उसकी लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। विवेक और सुनील ने मंत्र जारी रखा और धीरे धीरे आत्मा के चेहरे से क्रोध गायब होने लगा। लेकिन फिर आत्मा ने एक आखिरी चेतावनी दी, तुम इस घर को कभी नहीं छोड़ पाओगे। यह मेरा बदला है और तुम्हारे आने से मैं हमेशा के लिए यहाँ बसी रहूंगी। मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ते ही एक जोरदार धमाका हुआ और अचानक घर के चारों ओर खामोशी छा गई। 17वां दिन अनजान सन्नाटा। सुबह। सन्नाटे का यह पहरा रात भर घर में कायम रहा। सुबह का उजाला हर कोने में फैला था, लेकिन वह पहले की तरह राहत देने वाला नहीं था। अमन अब भी बंद कमरे में था और उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। विवेक और सुनील ने कमरे में झांका और देखा कि अमन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें खून से लाल थीं। वह अभी भी बड़बड़ा रहा था। उसने कहा कि कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। विवेक और सुनील ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अमन अब जैसे इंसान से एक आत्मा में बदल चुका था। उसकी बातों में दर्द और गुस्सा दोनों ही झलक रहे थे। दोनों ने तय किया कि किसी तरह अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, चाहे जो हो। दोपहर। विवेक और सुनील ने घर के दरवाजों को खोलने की कोशिश की, मगर हर दरवाजा अब भी बंद था। यहाँ तक कि खिड़कियां भी बाहर से बंद लग रही थीं। विवेक ने कहा, हमें यहाँ आए अब 17 दिन हो गए हैं। ये घर हमें छोड़ने नहीं देगा। तभी उन्हें दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं था। निशान किसी पुराने ताबीज जैसा लग रहा था, जो घर की एक कोने की ओर इशारा कर रहा था। विवेक ने निशान का पीछा किया और उसने देखा कि दीवार के उस हिस्से में हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। शाम। विवेक और सुनील उस रोशनी वाले हिस्से के पास पहुंचे। उन्होंने दीवार के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की और तभी दीवार धीरे धीरे हिलने लगी। दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा था, जो अंदर की ओर खुलता था। अंदर एक संकरी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुनील ने कहा, हो सकता है कि यह वही रास्ता हो जिससे हमें बाहर निकलने का कोई मौका मिले। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने सुरंग में प्रवेश करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में दोनों ने टॉर्च के सहारे सुरंग में आगे बढ़ना शुरू किया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था और हवा में एक घुटनभरी बदबू फैली हुई थी। चलते चलते उन्हें सुरंग के दोनों ओर अजीबोगरीब निशान और दीवारों पर बनी खून के छींटे दिखाई देने लगे। सुरंग का एक मोड़ आने पर उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी देखी, जो पूरी तरह टूटी फूटी थी। अलमारी के अंदर कई पुराने पत्र और तस्वीरें थीं। तस्वीरों में एक महिला का चेहरा था, वही चेहरा जिसे उन्होंने आत्मा के रूप में देखा था।
तस्वीरों के नीचे एक नाम लिखा था, रुखसाना। अलमारी के पास एक और डायरी पड़ी थी। विवेक ने उसे खोला और उसमें लिखा था, मैं रुखसाना हूं। इस घर में मुझे धोखे से मारा गया और मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया। मेरी आत्मा अब बदला लेने के लिए यहाँ बसी है और जो भी इस घर में आएगा वह इस बदले का भागी बनेगा। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, यदि कोई मेरी आत्मा को चैन से मुक्त करना चाहता है तो उसे मेरे हत्यारों का पता लगाना होगा और उनका अंत करना होगा। तभी मैं इस घर को छोड़ सकती हूँ। आधी रात विवेक और सुनील ने यह डायरी पढ़ने के बाद समझा कि रुखसाना की आत्मा केवल तभी मुक्त होगी जब उसके हत्यारों का पता लगाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। इस बात का एहसास होते ही सुरंग में अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। अब विवेक और सुनील के पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो वे इस घर में बंद होकर रुखसाना की आत्मा का शिकार बने रहें या फिर किसी तरह उसके हत्यारों की सच्चाई का पता लगाएं और आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करें। 18वां दिन, रहस्य की कड़ियां। सुबह डायरी में लिखी बातें पढ़ने के बाद विवेक और सुनील को अब यह समझ में आ चुका था कि रुखसाना की आत्मा इस घर से तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। अमन अब भी पागलपन की हालत में कमरे के कोने में बैठा हुआ था। विवेक और सुनील ने उसे वहां अकेला छोड़ दिया और गुप्त सुरंग की ओर लौटने का निर्णय लिया। दोपहर गुप्त सुरंग की ओर वापस जाते हुए दोनों के दिमाग में कई सवाल थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रुखसाना का किसने और क्यों कत्ल किया होगा और इस घर में इतने भयानक तरीके से क्यों कैद कर दिया गया था। सुरंग के गहरे हिस्से में जाकर उन्हें एक और दरवाजा मिला जो बहुत पुराना और जर्जर हालत में था। विवेक ने दरवाजा खोला और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के उस पार एक कमरा था। कमरा अंधेरे और घुटन भरे माहौल से भरा था। कमरे में एक कोने में एक बड़ा लकड़ी का ट्रंक पड़ा हुआ था जिस पर धूल जमी हुई थी। शाम सुनील ने ट्रंक को खोला और उसके अंदर उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज मिले। दस्तावेजों में कुछ सरकारी कागजात, पुरानी चिट्ठियां और कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में रुखसाना की तस्वीर के साथ एक आदमी की तस्वीर थी जो दिखने में एक अमीर और ताकतवर इंसान जैसा लग रहा था। तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा था, विजय सिंह। दस्तावेजों में एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, रुखसाना को यहाँ से हटा दो। इस जगह से उसे कोई और न जाने दे। उसे कभी चैन से मत रहने दो। विवेक ने पत्र पढ़ते ही समझा कि विजय सिंह ने रुखसाना को इस घर में बंद करवाकर उसकी मौत की साजिश रची थी। रात होते ही दोनों ने रुखसाना की आत्मा को शांत करने का फैसला किया। उन्होंने उस कमरे में एक दिए जलाए और रुखसाना से प्रार्थना की, हम तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हमें बस एक मौका दो, हम तुम्हें चैन दिलाने का वादा करते हैं। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, घर में एक ठंडी हवा बहने लगी और दीवारों से रुखसाना का चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह उनकी बात सुन रही हो। उसकी आवाज गूंजने लगी, यदि तुम मुझे विजय सिंह का अंत दिला सको तो मैं इस घर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। विवेक और सुनील ने वादा किया कि वे किसी तरह विजय सिंह का पता लगाकर उसे सजा दिलाएंगे। 19वां दिन, बचने का आखिरी मौका। सुबह विवेक, सुनील और अमन के लिए यह सुबह बेहद भारी थी। अमन अब पूरी तरह से खो चुका था। उसकी आंखों में डर और पागलपन की छाया साफ दिख रही थी। विवेक और सुनील जानते थे कि अब वक्त आ गया है कि वे हर हाल में इस घर से बाहर निकलने की योजना बनाएं, ताकि वे विजय सिंह का पता लगाकर रुखसाना को न्याय दिला सकें। दोनों ने सोचा कि शायद गुप्त सुरंग में कहीं ऐसा रास्ता हो जो उन्हें बाहर ले जाए। अमन को कमरे में सुरक्षित छोड़कर
वे एक बार फिर से सुरंग में उतरने का फैसला करते हैं। दोपहर। सुरंग के भीतर गहराई में जाकर उन्हें एक और कमरा मिला जो पहले नजर में नहीं आया था। कमरे में चारों तरफ काले रंग से बने निशान थे, मानो किसी प्रकार की तांत्रिक विद्या यहाँ पर की गई हो। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें से कुछ में रुखसाना के नाम का उल्लेख था। एक कोने में उन्हें एक और तांबे की प्लेट मिली, जिस पर संस्कृत में कुछ मंत्र और आदेश लिखे हुए थे। इन शब्दों को समझने की कोशिश में विवेक को एक चीज का एहसास हुआ। यह संभवतः रुखसाना की आत्मा को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई तांत्रिक विधि का हिस्सा था। विवेक ने समझा कि रुखसाना को हमेशा के लिए इस घर में बंद करने का यही तांत्रिक तरीका इस्तेमाल किया गया था। शाम। सूरज डूबते ही घर में फिर से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कमरे की हर चीज हिलने लगी और ऐसा लग रहा था कि आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती थी। विवेक ने सुनील को उस मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा जो उन्होंने तांबे की प्लेट पर पढ़ा था। जैसे ही सुनील ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, दीवारों पर अजीब तरह की छायाएं दिखाई देने लगीं। इन छायाओं में से एक छाया अचानक उनके पास आई और जोर से चीखने लगी, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। इस घर ने मेरे साथ जो किया उसका बदला सबको भुगतना पड़ेगा। विवेक और सुनील ने महसूस किया कि शायद यह आत्मा खुद रुखसाना की नहीं थी, बल्कि उस तांत्रिक की आत्मा थी जिसने रुखसाना को इस घर में कैद किया था। वे दोनों हड़बड़ाकर बाहर की ओर भागे, लेकिन एक भारी दरवाजे ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐसा लग रहा था मानो खुद वह आत्मा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। रात के गहराते ही घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। अमन अब कमरे में एक कोने में जाकर जोर जोर से चीखने लगा था, वो आ रही है, हमें सबको मार डालेगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं और विवेक और सुनील ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर वह किसी भयंकर डर में जकड़ा हुआ था। तभी उन्हें रुखसाना की आत्मा फिर से दिखाई दी। उसने उन्हें चेतावनी दी, तुम विजय सिंह का अंत करके ही मुझे दिखाई दी। उसने उन्हें चेतावनी दी, तुम विजय सिंह का अंत करके ही मुझे शांति दिला सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी आत्माएं भी यहीं कैद कर दूंगी। विवेक ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, हम कोशिश करेंगे, हमें बस यहाँ से बाहर जाने का रास्ता चाहिए। रुखसाना ने एक पल के लिए उन दोनों को देखा और फिर एक शब्द कहा, सुरंग। विवेक और सुनील ने तुरंत समझा कि सुरंग में ही कहीं बाहर जाने का रास्ता छिपा है। दोनों ने बिना एक पल गवाए सुरंग की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वे सुरंग में कदम रखते, एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा बंद हो गया। अब वे पूरी तरह से इस घर में फंसे हुए थे। 20वां दिन, भयानक सच्चाई का पर्दा। सुबह की पहली किरणें घर के अंदर पहुंचने में नाकाम थीं। घर में अंधेरा, ठंडक और डर का माहौल कायम था। विवेक और सुनील को अब एहसास होने लगा था कि शायद वे यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन विजय सिंह का सच सामने लाकर रुखसाना को न्याय दिलाने का उनका इरादा और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने एक बार फिर से सुरंग के दूसरे छोर को ढूंढना शुरू किया, मगर हर रास्ता उन्हें एक न एक जगह बंद मिलता था। दोपहर। विवेक और सुनील ने उस कमरे में वापस जाकर विजय सिंह के बारे में और जानकारी तलाशने की कोशिश की। उन्हें उस कमरे में एक और पुरानी किताब मिली, जिसमें कुछ पुरानी तांत्रिक साधनाएं लिखी हुई थीं। इस किताब में एक पेज पर लिखा था कि रुखसाना को कैद में रखना एक बड़ी सफलता होगी। विजय सिंह को किसी भी कीमत पर जीवित रहना चाहिए। सुनील ने महसूस किया कि विजय सिंह इस घर में बुरी ताकतों का इस्तेमाल करके अमर होना चाहता था और इसके लिए उसने रुखसाना की कुर्बानी दी थी। शाम होते ही घर में फिर से अजीबोगरीब आवाजें और हलचलें शुरू हो गईं।
ऐसा लग रहा था मानो घर की दीवारें खुद उन पर हंस रही हों। विवेक ने सुनील से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। विजय सिंह को सबक सिखाने के लिए हमें खुद इस घर को नष्ट करना होगा। उन्होंने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ हथियार ढूंढने का प्रयास किया। कमरे के एक कोने में उन्हें एक पुरानी कुल्हाड़ी मिली। उन्होंने इसे अपने पास रखा ताकि अगर कुछ भी भयानक घटना हो तो वे किसी तरह अपना बचाव कर सकें। रात का माहौल हर रोज से भी ज्यादा खौफनाक था। घर में कई आत्माएं घूमती दिखाई दी, मानो वे भी विजय सिंह के काले कारनामों का शिकार बनी हों। तभी अमन कमरे से बाहर आया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, वो आ रही है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। विवेक ने अमन को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी घर की बिजली चली गई और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। उन्हें चारों ओर कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अचानक उनके सामने वही आत्मा प्रकट हुई जिसने उनके बचने की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। आत्मा ने चीखते हुए कहा, अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। विजय सिंह के बिना तुम मुझे कभी शांत नहीं कर सकते। विवेक और सुनील को अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि इस आत्मा से मुक्ति पाने के लिए उन्हें हर हाल में विजय सिंह का सामना करना होगा। 21वां दिन, विजय सिंह की तलाश। सुबह विवेक और सुनील का अब एक ही उद्देश्य रह गया था, विजय सिंह का पता लगाना और रुखसाना की आत्मा को मुक्त करना। अमन के अजीब व्यवहार से भी वे सहमे हुए थे। वह पूरी तरह आत्माओं के प्रभाव में था और अब वह एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। अमन से पूछताछ करने पर उसने डरावनी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी मौत तय है। कोई विजय सिंह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वह इस घर का मालिक है और हमेशा रहेगा। विवेक और सुनील को यकीन हो गया कि अमन के माध्यम से आत्माएं उनसे बात कर रही थीं। दोपहर, सुनील ने तय किया कि उन्हें घर में छिपी हर जानकारी का पता लगाना होगा। दोनों ने सभी कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दी। एक कमरे में उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में घर और इसके आसपास के जंगलों का खाका बना हुआ था। इस नक्शे में एक छिपी हुई जगह का निशान था जो घर से थोड़ी दूर जंगल के भीतर थी। विवेक ने कहा, यह वही जगह हो सकती है जहां विजय सिंह ने रुखसाना के साथ अन्याय किया होगा। शायद वही विजय सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी है। शाम, जैसे ही सूर्यास्त हुआ, उन्होंने घर के बाहरी दरवाजे को खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। वे समझ गए कि अब आत्माएं चाहती थीं कि वे उस जगह जाएं। उन्होंने कुछ आवश्यक सामान लिया और घर से बाहर निकल गए, जबकि अमन को मजबूरन घर में ही छोड़ना पड़ा। अमन अब उनकी बात समझने की स्थिति में नहीं था। जंगल के भीतर अंधेरा बढ़ने लगा और ठंडी हवाओं का बहाव भयावह लग रहा था। जंगल में हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वे अपने उद्देश्य को लेकर अडिग थे। रात, जंगल में चलते चलते उन्हें कई घंटे बीत चुके थे। तभी उन्हें दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक विचित्र माहौल था, मानो वहां लंबे समय से कोई अनुष्ठान हुआ हो। मंदिर के चारों ओर राख और खून के निशान थे। उन्होंने मंदिर के भीतर जाने का साहस जुटाया। वहां एक पुरानी मूर्ति थी और उसके नीचे कई हड्डियां पड़ी हुई थीं। मूर्ति के पीछे उन्हें एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक ताबीज बंधा हुआ था जिस पर विजय सिंह का नाम खुदा हुआ था। विवेक ने ताबीज को उठाया और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पूरे जंगल में रुखसाना की आवाज गूंजने लगी, यह वही है जिसने मेरे जीवन का अंत किया। विवेक ने कहा, विजय सिंह इस ताबीज से बंधा है।
यही है उसकी कमजोरी। सुनील ने प्रस्ताव रखा कि इस ताबीज को नष्ट कर दिया जाए ताकि विजय सिंह का प्रभाव समाप्त हो सके और रुखसाना को मुक्ति मिल सके। आधी रात का समय हो गया था और दोनों ने उस ताबीज को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ा, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर एक काली धुंध फैल गई। अचानक उन्हें विजय सिंह की काली, डरावनी परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई कह रही थी, तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? विजय सिंह की आत्मा ने उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर विवेक और सुनील ने मिलकर ताबीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके साथ ही विजय सिंह की परछाई चीखते हुए गायब हो गई और पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। 22वां दिन रुखसाना की मुक्ति। अगली सुबह विवेक और सुनील घर वापस लौटे। घर का माहौल अब बदल गया था। हर कोना शांत और सामान्य लग रहा था। अमन को भी किसी तरह से होश में लाया गया। तभी रुखसाना की आत्मा प्रकट हुई और उसने उन्हें धन्यवाद दिया। उसकी आवाज में अब गुस्से की जगह शांति और संतोष था। तुमने मुझे न्याय दिलाया है। अब मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। विवेक, सुनील और अमन ने महसूस किया कि घर अब उनके लिए सुरक्षित हो गया था। रुखसाना की आत्मा ने विदा ली और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। 22वां दिन रुखसाना की मुक्ति। अगली सुबह विवेक और सुनील घर वापस लौटे। घर का माहौल अब बदल गया था। हर कोना शांत और सामान्य लग रहा था। अमन को भी किसी तरह से होश में लाया गया। तभी रुखसाना की आत्मा प्रकट हुई और उसने उन्हें धन्यवाद दिया। उसकी आवाज में अब गुस्से की जगह शांति और संतोष था। तुमने मुझे न्याय दिलाया है। अब मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। विवेक, सुनील और अमन ने महसूस किया कि घर अब उनके लिए सुरक्षित हो गया था। रुखसाना की आत्मा ने विदा ली और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अब वे तीनों इस भूतिया घर से बाहर निकल गए और हमेशा के लिए उस भयावह अनुभव को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उनकी जिंदगी में इस अनुभव